मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मन की बात देश और देशवासियों की उपलब्धियों को सामने लाने का एक मजबूत प्लेटफॉर्म है। देश ने ऐसी ही उपलब्धि अभी दिल्ली में हुई ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान देखी। कई देशों के नेता, उद्योग जगत के लीडर्स, इनोवेटर्स और स्टार्टअप सेक्टर से जुड़े लोग एआई इम्पैक्ट समिट के लिए भारत मंडपम में एकत्र हुए। आने वाले समय में एआई की शक्ति का उपयोग दुनिया किस प्रकार करेगी, इस दिशा में यह समिट एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई है। साथियों, समिट में मुझे वर्ल्ड लीडर्स और टेक सीईओ से मिलने का भी अवसर मिला। एआई समिट की एग्जीबिशन में मैंने वर्ल्ड लीडर्स को ढेर सारी चीजें दिखाई। मैं दो बातों का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं। समिट में इन दो प्रोडक्ट्स ने दुनिया भर के लीडर्स को बहुत प्रभावित किया। पहला प्रोडक्ट अमूल के बूथ पर था। इसमें बताया गया कि कैसे एआई जानवरों का इलाज करने में हमारी मदद कर रही है और कैसे 24/7 एआई असिस्टेंट की मदद से किसान अपनी डेयरी और जानवर का हिसाब रखते हैं। साथियों, दूसरा प्रोडक्ट हमारी संस्कृति से संबंधित था। दुनिया भर के लीडर्स ये देखकर हैरत में पड़ गए कि कैसे एआई की मदद से हम हमारे प्राचीन ग्रंथों को, हमारे प्राचीन ज्ञान को, हमारी पांडुलिपियों को संरक्षित कर रहे हैं, आज की जनरेशन के अनुरूप ढाल रहे हैं। साथियों, एग्जीबिशन के दौरान डिस्प्ले के लिए सुश्रुत संहिता का चयन किया गया। पहले स्टेप में दिखाया गया कि कैसे टेक्नोलॉजी की मदद से हम पांडुलिपियों की इमेज क्वालिटी सुधारकर उन्हें पढ़ने लायक बना रहे हैं। सेकंड स्टेप में इस इमेज को मशीन के पढ़ने लायक टेक्स्ट में बदला गया। अगले स्टेप में मशीन रीडेबल टेक्स्ट को एक एआई अवतार ने पढ़ा और फिर अगले स्टेप में हमने ये भी दिखाया कि कैसे टेक्नोलॉजी से ये अनमोल भारतीय ज्ञान इंडियन लैंग्वेजेस और विदेशी भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा सकता है। भारत के प्राचीन ज्ञान को आधुनिक अवतार के माध्यम से जानने में वर्ल्ड लीडर्स ने बहुत दिलचस्पी दिखाई। साथियों, इस समिट में दुनिया को एआई के क्षेत्र में भारत की अद्भुत क्षमताएं देखने को मिली है। इस दौरान भारत ने 3 मेड इन इंडिया एआई मॉडल भी लॉन्च किए। यह अपने आप में अब तक की सबसे बड़ी एआई समिट रही है। इस समिट को लेकर युवाओं का जोश और उत्साह देखते ही बन रहा था। मैं सभी देशवासियों को इस समिट की सफलता की बधाई देता हूं। साथियों, मैं अक्सर कहता हूं, जो खेले वो खिले। खेल हमें जोड़ता भी है। आजकल आप T20 वर्ल्ड कप के मैच देख रहे होंगे और मुझे पक्का विश्वास है कि मैच देखते हुए कई बार आंखें किसी खास खिलाड़ी पर टिक जाती होंगी। जर्सी किसी और देश की होती है, लेकिन नाम सुनकर लगता है कि अरे, ये तो अपने देश का है। तब दिल के किसी कोने में एक हल्की सी खुशी आती है, क्योंकि वो खिलाड़ी भारतीय मूल का होता है और वो उस देश के लिए खेल रहा होता है जहां उसका परिवार बस गया है। वे अपने अपने देशों की जर्सी पहनकर
मैदान में उतरते हैं, पूरे मन से उस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। कनाडा की टीम में सबसे ज्यादा भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं। टीम के कप्तान दिलप्रीत बाजवा का जन्म पंजाब के गुरदासपुर में हुआ था। नवनीत धालीवाल चंडीगढ़ के हैं। इस लिस्ट में हर्ष ठाकर, श्रेयस मोवा जैसे कई नाम हैं जो कनाडा के साथ साथ भारत का भी गौरव बढ़ा रहे हैं। अमेरिका की टीम में कई चेहरे भारत के घरेलू क्रिकेट से निकले हुए हैं। अमेरिकी टीम के कप्तान मोनांग पटेल गुजरात की अंडर 16 और अंडर 18 टीम के लिए भी खेल चुके हैं। मुंबई के सौरभ, हरमीत सिंह, दिल्ली के मिलिंद कुमार, ये सब अमेरिकी टीम के शान है। ओमान की टीम में आज कई चेहरे हैं जो पहले भारत के अलग अलग राज्यों में खेल चुके हैं। जतिंदर सिंह, विनायक शुक्ला, करण, जय, आशीष जैसे खिलाड़ी ओमान क्रिकेट की मजबूत कड़ी है। न्यूजीलैंड, यूएई और इटली की टीमों में भी भारतीय मूल के खिलाड़ी अपनी जगह बना रहे हैं। ऐसे कितने ही भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं जो अपने देश का गौरव बढ़ा रहे हैं, वहां के युवाओं के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। भारतीयता की यही तो विशेषता है। भारतीय जहां भी जाते हैं अपनी मातृभूमि की जड़ों से जुड़े रहते हैं और अपनी कर्मभूमि यानी जिस देश में रहते हैं उसके विकास में भी सहयोग करते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, किसी भी माता पिता के लिए अपने बच्चे को खोने से बड़ा दुख कुछ और हो ही नहीं सकता। छोटे से बच्चे को खोने का दुख तो और भी गहरा होता है। कुछ ही दिन पहले हमने केरला की एक नन्ही मासूम आलिन शेरिन अब्राहम को खो दिया है। महज 10 महीनों में वो इस दुनिया से चली गई। कल्पना कीजिए, उसके सामने पूरी जिंदगी थी जो अचानक खत्म हो गई। कितने ही सपने और खुशियां अधूरी रह गई। उसके पेरेंट्स जिस पीड़ा से गुजर रहे होंगे उसे शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन इतने गहरे दर्द के बीच भी आलिन के पिता अरुण अब्राहम और मां शेरिन ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे हर देशवासी का हृदय उनके प्रति सम्मान से भर गया है। उन्होंने आलिन के अंगदान का फैसला किया। इस एक फैसले से पता चलता है कि उनकी सोच कितनी बड़ी है और व्यक्तित्व कितना विशाल। एक तरफ वे अपनी बच्ची को खोने के शोक में डूबे थे, तो वहीं दूसरों की मदद का भाव भी उनमें भरा था। वे चाहते थे कि किसी भी परिवार को ऐसा दिन देखना न पड़े। आलिन शेरिन अब्राहम आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसका नाम देश के कम उम्र की ऑर्गन डोनर्स में जुड़ गया है। साथियों, इन दिनों भारत में ऑर्गन डोनेशन को लेकर जागरूकता लगातार बढ़ रही है। इससे उन लोगों की मदद हो रही है जिन्हें इसकी जरूरत है। इसके साथ ही देश में मेडिकल रिसर्च को भी बल मिल रहा है। इस दिशा में कई संस्थाएं और लोग असाधारण कार्य कर रहे हैं। साथियों, केरला की आलिन की तरह ही ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने ऑर्गन डोनेशन के जरिए किसी को दूसरा जीवन दिया है। जैसे दिल्ली की लक्ष्मी देवी जी हैं। उन्होंने बीते वर्ष केदारनाथ की यात्रा की। इसके लिए उन्हें 14 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने यह यात्रा
हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद की उनका हार्ट केवल 15% ही काम कर रहा था। ऐसे में उन्हें एक डोनर का हार्ट मिला जिसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद तो उनका जीवन ही बदल गया। पश्चिम बंगाल के गौरांग बनर्जी 2 बार नाथुला गए हैं। ये समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर है और खास बात यह है कि उन्होंने ये उपलब्धि लंग ट्रांसप्लांट के बाद हासिल की। राजस्थान में सीकर के रामदेव सिंह जी को किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ा था। आज वे स्पोर्टिंग एक्टिविटी में कमाल कर रहे हैं। साथियों, आपको इस तरह के बहुत से प्रेरक उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। इससे यह बात फिर साबित होती है कि किसी एक की नेक पहल न जाने कितने लोगों की जिंदगी बदल सकती है। मैं उन सभी लोगों के हृदय से सराहना करता हूं जिन्होंने ऐसे नेक कार्य किए हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान मैंने लाल किले से पंच प्राणों की बात कही थी। उनमें से एक है गुलामी की मानसिकता से मुक्ति। आज देश गुलामी के प्रतीकों को पीछे छोड़कर भारत की संस्कृति से जुड़ी चीजों को महत्व देने लगा है। इस दिशा में हमारे राष्ट्रपति भवन ने भी एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कल यानी 23 फरवरी को राष्ट्रपति भवन में राजाजी उत्सव मनाया जाएगा। इस अवसर पर राष्ट्रपति भवन के केंद्रीय प्रांगण में श्री राजगोपालाचारी जी की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। वे स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। वे उन लोगों में थे जिन्होंने सत्ता को पद की तरह नहीं, सेवा की तरह देखा। सार्वजनिक जीवन में उनका आचरण, आत्मसंयम और स्वतंत्र चिंतन आज भी हमें प्रेरित करता है। दुर्भाग्य से आजादी के बाद भी राष्ट्रपति भवन में ब्रिटिश प्रशासकों की मूर्तियां तो लगी रहने दी गई, लेकिन देश के महान सपूतों को जगह नहीं दी गई। ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस की प्रतिमा भी राष्ट्रपति भवन में लगी हुई थी। अब इस प्रतिमा के स्थान पर राजा जी की प्रतिमा लगाई जाएगी। राजा जी उत्सव के दौरान राजगोपालाचारी जी पर आधारित प्रदर्शनी भी लगेगी। ये प्रदर्शनी 24 फरवरी से 1 मार्च तक चलेगी। मौका निकालकर आप भी इसे देखने जरूर जाइएगा। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में मैंने आपसे डिजिटल अरेस्ट पर विस्तार से बात की है। इसके बाद देश में डिजिटल अरेस्ट और डिजिटल फ्रॉड को लेकर हमारे समाज में काफी जागरूकता आई, लेकिन अभी भी हमारे आसपास ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो अक्षम्य है। निर्दोष लोगों को डिजिटल अरेस्ट और फाइनेंशियल फ्रॉड का निशाना बनाया जा रहा है। कई बार पता चलता है कि किसी सीनियर सिटीजन की जीवन भर की कमाई ठग ली गई। कभी किसी उन पैसों की ठगी हो जाती है जो उसने बच्चों की फीस जमा करने के लिए बचाए थे। कारोबारियों से धोखाधड़ी की खबरें भी हमें देखने को मिलती हैं। कोई फोन करता है और कहता है, मैं एक बड़ा अधिकारी हूं, आपको कुछ डिटेल्स शेयर करनी होगी। इसके बाद भोले भाले लोग ऐसा ही कर बैठते हैं। इसलिए आपका सतर्क रहना, जागरूक रहना बेहद जरूरी है। साथियों, आप सभी केवाईसी नो योर कस्टमर यानी अपने ग्राहक को जाने, इस प्रोसेस को तो जानते ही होंगे। कभी कभी जब आपको आपसे बैंक से केवाईसी अपडेट
या री केवाईसी करवाने के मैसेज आते हैं तो मन में सवाल उठता है, मैंने तो पहले ही केवाईसी करवा रखी है, तो ये फिर क्यों? मेरा आपसे आग्रह है, झुंझलाइए नहीं। ये आपके पैसे की सुरक्षा के लिए ही है। हम सभी जानते हैं कि आजकल पेंशन, सब्सिडी, बीमा, यूपीआई सब कुछ बैंक खाते से जुड़ा है। इसी वजह से बैंक समय समय पर री केवाईसी करते हैं ताकि आपका बैंक अकाउंट सुरक्षित रहे। हाँ, इसमें भी आपको एक बात याद रखनी है, जो अपराधी हैं वो फर्जी कॉल करते हैं, एसएमएस और लिंक भेजते हैं। इसलिए हमें सतर्क रहना है और ऐसे धोखेबाजों के झांसे में नहीं आना है। केवाईसी या री केवाईसी केवल अपने बैंक की शाखा या आधिकारिक ऐप और ऑथोराइज मीडियम से ही कराएं। ओटीपी, आधार नंबर या बैंक खाते संबंधी जानकारी किसी को भी न दें। और सबसे अहम बात, अपने पासवर्ड को समय समय पर जरूर बदलते रहें। जैसे हर मौसम के साथ खान पान बदल जाता है, पहनावा भी बदल जाता है, वैसे ही नियम बना लीजिए कि हर कुछ दिन में आपको अपना पासवर्ड भी बदल लेना है। साथियों, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने इन्हीं विषयों पर वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन किया था। वित्तीय साक्षरता का ये अभियान अब पूरे वर्ष जारी रहेगा। इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक के मैसेज का ध्यान रखें और अपनी केवाईसी अपडेटेड रखें। याद रखिए, सही केवाईसी, समय पर री केवाईसी, करे खाता सुरक्षित, बने सशक्त नागरिक, क्योंकि सशक्त नागरिकों से ही बनता है मजबूत और आत्मनिर्भर भारत। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे किसान केवल अन्नदाता नहीं हैं, वे धरती के सच्चे साधक हैं। मिट्टी को सोना बनाना क्या होता है, ये कोई हमारे किसानों से सीखे। और हमारा आज का किसान तो परंपरा और टेक्नोलॉजी दोनों को साथ लेकर चल रहा है। और मुझे ये देखकर खुशी होती है कि हमारे किसान अब सिर्फ उत्पादन नहीं, बल्कि गुणवत्ता, वैल्यू एडिशन और नए बाजारों पर भी ध्यान दे रहे हैं। ओडिशा में हिरोत पटेल नाम के एक युवा किसान से जुड़ी जानकारी वाकई बहुत प्रेरक है। करीब 8 साल पहले तक वे अपने पिता शिवशंकर पटेल के साथ पारंपरिक ढंग से धान की खेती करते थे, लेकिन उन्होंने खेती को नए नजरिए से देखना शुरू किया। अपने खेत के तालाब के ऊपर उन्होंने मजबूत जालीदार ढांचा बनाया, उस पर बेल वाली सब्जियां उगाई, तालाब के चारों ओर केले, अमरूद और नारियल लगाए और तालाब में मछली पालन भी शुरू किया। यानी एक ही जगह पारंपरिक खेती भी हो रही है, सब्जी भी, फल भी, मछली भी। इससे जमीन का बेहतर उपयोग हुआ, पानी की बचत हुई और अतिरिक्त आमदनी भी मिली। आज दूर दूर से किसान उनका मॉडल देखने आते हैं। साथियों, केरला के त्रिशूर जिले में एक गांव ऐसा है जहां एक ही खेत में 570 तरह की धान की किस्में लगाई जाती हैं। इसमें स्थानीय किस्में भी हैं, हर्बल किस्में भी हैं और दूसरे राज्यों से लाई गई प्रजातियां भी हैं। ये केवल खेती नहीं, बीजों की विरासत को बचाने का महाअभियान है। हमारे किसानों की मेहनत का असर आंकड़ों में भी दिख रहा है। भारत आज
दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन चुका है। 15 करोड़ टन से अधिक चावल का उत्पादन ये छोटी उपलब्धि नहीं है। हम अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हैं और दुनिया की फूड बास्केट में योगदान भी दे रहे हैं। साथियों, अब तो कृषि उत्पाद हवाई मार्ग से भी ज्यादा आसानी से विदेश पहुंच रहे हैं। कर्नाटका के नंजनगुड केले, मैसूरू पान के पत्ते और इंडी नींबू को मालदीव भेजा गया। ये उत्पाद अपने स्वाद और गुणवत्ता के लिए जाने जाते हैं और इन्हें जीआई टैग भी मिला है। आज का किसान क्वालिटी भी चाहता है, क्वांटिटी भी बढ़ा रहा है और अपनी पहचान भी बना रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले वर्ष इसी समय महाकुंभ की अद्भुत तस्वीरें आपको जरूर याद होगी। संगम के तट पर उमड़ता जनसागर, आस्था का अथाह प्रवाह और स्नान के उस पावन क्षण में जैसे भारत अपनी सनातन चेतना से साक्षात्कार कर रहा था। साथियों, महाकुंभ की वही धारा, वही माघ का महीना, वही श्रद्धा का स्वर जब उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता है तो एक नई पहचान ले लेता है। साथियों, केरला की धरती पर भारत पूजा नदी के किनारे तिरुनावाया में सदियों पुरानी एक परंपरा रही है, मामंगम। इसे कई लोग महामाघ महोत्सव या केरला कुंभ भी कहते हैं। माघ के महीने में पवित्र नदी में स्नान और उस क्षण को जीवन का अमिट स्मरण बना लेना, यह इसकी आत्मा है। समय के साथ यह परंपरा जैसे ओझल हो गई थी। करीब 250 वर्षों तक यह आयोजन उसी भव्यता में नहीं हुआ था जैसे पहले हुआ करता था। लेकिन आज अपनी विरासत को फिर से पहचान रहे हमारे देश में इतिहास ने फिर करवट ली है। इस बार बिना किसी बड़ी घोषणा के केरला कुंभ का सफल आयोजन हुआ। लोगों ने इसके बारे में एक ने दूसरे को बताया, कानों कान बात पहुंचती गई और देखते ही देखते श्रद्धालु तिरुनावाया पहुंचने लगे। साथियों, महाकुंभ हो या केरला कुंभ, ये केवल स्नान का पर्व नहीं है, यह स्मृति का जागरण है, यह संस्कृति का पुनर्स्मरण है। उत्तर से दक्षिण तक नदियां भले अलग हो, किनारे भले अलग हो, पर आस्था की धारा एक ही है, यही भारत है। साथियों, हमारे देश में ऐसे लोग हमेशा जनता के दिलों में बसे रहते हैं, जिन्होंने समाज के कल्याण के लिए काम किया होता है, जिन्होंने अपने नेक कार्यों में जनता को प्राथमिकता दी होती है। अम्मा जयललिता जी ऐसी ही एक लोकप्रिय लीडर थी। 24 फरवरी उनके जन्मदिन का अवसर होता है। तमिलनाडु के लोगों का उनसे लगाव कितना गहरा था, यह मुझे आज भी राज्य के दौरे में दिखता है। अम्मा जयललिता जी का जिक्र होते ही तमिलनाडु के लोगों के चेहरे खिल उठते हैं। हमारी नारी शक्ति का जुड़ाव तो उनसे और विशेष रहा है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि सरकार में रहते हुए उन्होंने माताओं, बहनों और बेटियों के लिए कई सराहनीय प्रयास किए। राज्य में कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए भी उन्होंने बहुत ठोस कदम उठाए थे। देशभक्ति की भावना उनमें कूट कूट कर भरी थी। इसके साथ ही भारत की सांस्कृतिक विरासत पर उन्हें बहुत गर्व था। अम्मा जयललिता जी के साथ हुई
हर मुलाकात, हर प्रकार की बातचीत मेरे मन में आज भी ताजा है। वे गुजरात में 2002 और 2012 में हुए मेरे 2 शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल हुई थी, जब हम दोनों अपने अपने राज्य में मुख्यमंत्री थे। तब गुड गवर्नेंस जैसे विषयों पर अक्सर हमारे बीच बातचीत होती रहती थी। उनकी सोच बिल्कुल स्पष्ट थी और विचार बेहद सुलझे हुए। यह उनकी एक बड़ी खासियत थी। कई वर्ष पहले उन्होंने पोंगल के पावन अवसर पर मुझे लंच के लिए चेन्नई आमंत्रित किया था। स्नेह से भरा उनका वो भाव मेरे लिए अविस्मरणीय रहेगा। एक बार फिर मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जयललिता अवरगड़क येन निनयवांजलिगल समुदाय तीर्क अवर अट्रिय सेवई एंड्रुम निनयविल इरुक्कुम। मेरे प्यारे देशवासियों, अब मैं बात करूंगा अपने प्यारे छोटे होनहार बच्चों से, उन बच्चों से जिनका इस समय एग्जाम चल रहा है। मुझे उम्मीद है आपने इस महीने की शुरुआत में परीक्षा पे चर्चा देखी होगी और आपको उससे कुछ सीखने को भी मिला होगा। लेकिन मैं फिर भी पूछूंगा, पढ़ाई की ज्यादा टेंशन तो नहीं ले रहे हैं ना आप? मेरे प्यारे बच्चों, आप तो एग्जाम वॉरियर है। मुझे विश्वास है आप सभी पूरे मन से इम्तिहान की तैयारियों में लगे होंगे। हाँ, ऐसे समय में मन में थोड़ी शंका आना भी स्वाभाविक है। कभी लगता है सब याद रहेगा या नहीं रहेगा, कभी लगता है समय कम तो नहीं पड़ जाएगा ना। ये भाव हर पीढ़ी के बच्चों ने महसूस किए हैं। आप अकेले नहीं हैं। आप याद रखिए, आपका मूल्य आपकी मार्कशीट से तय नहीं होता। इसलिए खुद पर भरोसा रखिए। जो पढ़ा है उसे पूरे मन से लिखिए और जो नहीं आया उस एक सवाल को अपने मन पर हावी मत होने दीजिए। और एक बात, अपने माता पिता और शिक्षकों से बात करते रहिए। वे आपके नंबरों से नहीं, आपके प्रयास से आपकी पहचान करते हैं। वो आपकी मेहनत से खुश रहते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप परीक्षा में भी सफल होंगे और अपने जीवन में भी सफलता की नई ऊंचाई प्राप्त करेंगे। साथियों, इन दिनों रमजान चल रहा है। मैं इस पवित्र महीने के लिए सभी को शुभकामनाएं देता हूं। कुछ ही दिनों बाद होली का पर्व भी आ रहा है, यानी रंग, गुलाल और हंसी खुशी से भरा समय दस्तक देने वाला है। आप सभी अपने परिवार और अपनों के साथ खुशी के साथ सारे त्योहार मनाएं। और हाँ, कुछ मंत्र हमेशा याद रखें, जैसे वोकल फॉर लोकल। हमारे होली के त्योहारों में या अन्य कोई भी त्योहार में अनेक ऐसे साजो सामान घुस गए हैं जो विदेशी हैं। इन्हें त्योहारों से दूर रखिए, होली से भी दूर रखिए, स्वदेशी अपनाइए। जब आप स्वदेशी खरीदते हैं तो देश को आत्मनिर्भर बनाने के अभियान में भी मदद करते हैं। साथियों, मुझे हर महीने मन की बात के लिए आपके ढेरों सुझाव मिलते हैं। आपके भेजे गए संदेशों से हमें देश के कोने कोने में छिपी अद्भुत प्रतिभाओं के बारे में पता चलता है। निजी स्वार्थ से उठकर समाज के लिए कुछ करने की अनेक प्रेरणादायी गाथाएं आपके माध्यम से देश भर के लोगों तक पहुंची हैं। आप ऐसे ही अपने प्रयास जारी रखें।
मुझे आपके संदेशों का इंतजार रहेगा। मैं एक बार फिर आपको और आपके परिवार को आने वाले त्योहारों की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।